Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this Thursday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohatgi and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अनुभा। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए कार्यक्रम में आमंत्रित हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटोरियल डायरेक्टर मिस्टर A.K. भट्टाचार्य। मिस्टर भट्टाचार्य, नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार। और अब हेडलाइंस के साथ है अनुभा रोहतगी। Thank you, Sonu. Domestic stock indices witness a plunge of 2%. Sensex closes below the 51,500 mark. Nifty finishes below 15,350 level. Rupee closes at 78 rupees and 8 paisa against the US dollar. And Brent crude slips 1.5% amid interest rate hikes by US and UK central banks. घरेलू शेयर सूचकांक 2% से अधिक की गिरावट में रहे। सेंसेक्स 51,500 के नीचे आ गया और निफ्टी भी कम होकर 15,350 के स्तर से नीचे बंद हुआ। रुपया डॉलर के मुकाबले 78 रुपये 8 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर हुआ दर्ज और अमेरिका और यूके के केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बीच ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें 1.5% की गिरावट में रहीं। शुरुआत करते हैं शेयर बाजार से। सेंसेक्स और निफ्टी में आज करीब 2% की गिरावट दर्ज हुई। मिले जुले वैश्विक संकेतों के बीच दोनों सूचकांक मंदी में रहे। सेंसेक्स 51,500 के नीचे बंद हुआ और निफ्टी 15,350 के स्तर के करीब बंद हुआ। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1.99% की मंदी से 1,046 अंकों की गिरावट दर्ज करता हुआ 51,496 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 2.11% की गिरावट से 332 अंक टूटकर 15,361 पर बंद हुआ। व्यापक बाजार की बात करें तो यहां गिरावट तुलनात्मक रूप से अधिक थी। बीएसई मिड कैप सूचकांक 2.34% के नुकसान पर बंद हुआ और स्मॉल कैप सूचकांक में 2.87% की गिरावट दर्ज हुई। The Sensex and the Nifty today plunged around 2%. Both indices declined amid mixed global cues. The Sensex closed below the 51,500 mark, while the Nifty settled near the 15,350 level. The Sensex lost 1,046 points, or 1.99% to finish at 51,496. The Nifty fell 332 points, or 2.11% to end at 15,361. In the broader market at the BSE, the mid-cap declined 2.34% and the small-cap index ended 2.87% down. In the Sensex pack, 29 companies logged losses, except one, Nestle India, which gained 0.3%. Tata Steel lost the most as it fell 6%. Tech Mahindra declined 4.4%. Bharti Airtel plunged 4.1% and Wipro fell 4%. In sectoral indices at BSE, all 19 sectors logged losses. Metal sector lost the most as it fell 5.5%. Basic material index plunged 3.5%. Telecom sector slipped 3% and industrial declined 3.1%. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 558 companies gained while 2,826 fell. Shares of 90 companies remained unchanged. रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 1 पैसे कमजोर होकर 78 रुपये 8 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। विश्व की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक 0.07% की गिरावट से 105.09 पर था। मिस्टर भट्टाचार्य, आज 1,000 अंकों से अधिक की गिरावट हुई है। हालांकि शुरुआत एक पॉजिटिव नोट पर हुई थी। कैसे देखते हैं आप बाजार के आज के उतार चढ़ाव को? कौन से कारण आपको लगता है हावी रहे हैं बाजारों पर? शुरुआती दौर में जो उछाल जो आया था वो अमेरिकन मार्केट जो कल जब फेड रिजर्व ने अनाउंसमेंट किया उसके बाद जो एक
स्टॉक मार्केट को, यूएस स्टॉक मार्केट को एक क्लैरिटी नजर आई कि 75 बेसिस पॉइंट्स का इंक्रीज हुआ है और फेड का जो स्टांस काफी क्लियर हो गया। तो उसकी जो स्टॉक मार्केट को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं होती, तो जब सर्टेनिटी आ गई एक, तब उससे स्टॉक मार्केट को थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आई और इसीलिए यूएस मार्केट कल जो क्लोज हुआ उसमें जो थोड़ा बहुत इजाफा भी हुआ था। पर आज जो उसी के रिस्पॉन्ड करते हुए स्टॉक मार्केट जो आज के दिन में जब शुरू हुई तब उसी के रिस्पॉन्स से थोड़ी बहुत उछाल आया। पर उसके बाद जब ईस्ट एशियन एंड अदर मार्केट जब आए तो उनके उसमें काफी उनकी जो नरमी आई और सबसे ज्यादा जो फैक्टर मैं समझता हूं जो इस वक्त स्टॉक मार्केट के ऊपर जो हावी है वो एक असेसमेंट है कि जो रिसेशन अमेरिकन इकोनॉमी में साफ दिखता नजर आ रहा है, वो रिसेशन क्या भारतीय अर्थनीति में भी वो आएगा, इसीलिए जो स्टॉक मार्केट में एक घबराहट सी दिख रही है इस वक्त। 2-3 जो सूचकांक को आपको देखना पड़ेगा कि अमेरिकन जो मार्केट में जो बॉन्ड यील्ड्स जो हैं, जो सरकारी जो सिक्योरिटीज की जो यील्ड्स यानी इंटरेस्ट रेट होती हैं वो इन्वर्टेड हो गई हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जो लॉन्ग टर्म जो बॉन्ड्स होती हैं उसकी इंटरेस्ट रेट ज्यादा होती हैं और शॉर्ट टर्म की कम होती हैं, और इस वक्त अमेरिका में वो उल्टी हो गए। इसका मतलब शॉर्ट टर्म के बढ़ गए हैं, लॉन्ग टर्म कम हो गए हैं। तो ये क्या दर्शाता है? ये रिसेशन दर्शाता है। ये दर्शाता ये है कि लोग ज्यादा देर समय तक अपने पैसे बॉन्ड्स में अटका के हुए नहीं रखना चाहते, वो शॉर्ट टर्म मनी का गेम खेल रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म में कोई किसी को ज्यादा परवाह नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वो डर रहे हैं कि रिसेशन आने वाला है। भारत में इस वक्त जो बॉन्ड यील्ड की जो अवस्था है वो बॉन्ड यील्ड फ्लैटन हो गई है। वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की यील्ड्स एक अवस्था में आ चुकी है। तो अब स्टॉक मार्केट को अब ये देखना पड़ेगा कि या भारत में भी वही बॉन्ड यील्ड्स इन्वर्टेड होती है कि नहीं। अगर नहीं होती है तो भारत के स्टॉक मार्केट के लिए एक पॉजिटिव इंडिकेशन होगा, और मैं समझता हूं कि ये चीज अगले 2-3 दिनों में और भी साफ नजर आ जाएगी, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो अप्रोच है वो भी फेड की तरह ही कि अटैक इन्फ्लेशन फर्स्ट बिफोर यू अचीव ग्रोथ। Mr. Bhattacharya, you just said that, of course, the initial euphoria was because people were expecting a hike in the U.S., in the Fed Reserve interest rates. But now, later on, the fall happened because they have started now kind of assessing the situation that is there a recession on the horizon. If we continue with what's happening in the U.S. and its impact on the global economy, now U.S. retail sales fell in May. That is the first decline in 5 months. Again suggesting that the high inflation is starting to hit common man. Now, and also major retailers like Walmart have, cut their profit forecast. So do you think, given the fact that Jerome Powell, the US Fed chairman, has indicated that this is going to continue and, this aggressive policy of rate hikes will continue, do you think the fact that this R word is there absolutely becoming closer to the, and the fact that the retail sales have gone down in the US, this may have an impact on the size on of the rate hike further? Well, I think the Fed is very clear in the way it has assessed the global situation as well as the American economic situation. It is considering a recession a lesser evil than inflation. So the targeting has been completely focused on inflation. This is slightly different from the way in India that you have seen the Reserve Bank of India has played so far, a kind of an, equidistance to both the targets of stability, growth and inflation on the other hand. But the Fed has now made it very clear that recession is something that is acceptable
but inflation is not acceptable. So therefore, the market has got a clear signal on this that inflation is something that they will not tolerate. Which is why the bond yields have completely inverted in the US, whereas in India it is yet to invert. But Sanjay, you feel कि now it is a corrective course because US was slow to realize कि वहाँ पर कितनी depth है inflation की. वो काफी समय तक ये बोलते रहे कि transitory है. So you feel कि it was a slightly misjudgment. आपने एकदम पूरे विश्व में सेंट्रल बैंकिंग जो कम्युनिटी जिसे हम कह सकते हैं, आप यूएस कह सकते हैं, यूरोप कह सकते हैं और बाकी देशों में भी डेवलपिंग कंट्रीज में कह सकते हैं, जो सेंट्रल बैंक की जो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म जो है उसमें कमी तो जरूर नजर आ रही है कि वो जिसे कहते हैं टर्म बिहाइंड द कर्व रहे हैं और लिक्विडिटी को बढ़ावा देकर उन्होंने एक जो उन्होंने सोचा शायद कि लिक्विडिटी को से दे विल फाइंड देयर वे आउट ऑफ लिक्विडिटी, पर उनको अब साफ जाहिर क्लियर हो गया कि अगर 8% इन्फ्लेशन रेट रहा, अगर यूके में 10% इन्फ्लेशन रेट रहा, जिन देशों में इन्फ्लेशन रेट नॉर्मली 1%, 0.5% होता है, तो उनके लिए इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा एक हुआ बन गया है ग्रोथ के जगह. तो आज यूके बोलिए या यूएस बोलिए, वो कह रहे हैं कि रिसेशन मुझे मंजूर है पर इन्फ्लेशन 8%, 10% इन्फ्लेशन मंजूर नहीं है. What you said about the central banks being slightly behind the curve, that could also be because of the fact that at that point of time when the pandemic was there, the focus was of course to provide liquidity in the market to give growth an impetus. But probably the banks did not realize that situations may get from bad to worse. Nobody factored in the fact that there's going to be a Russia-Ukraine war, or that supply chain, or that there's going to be another wave of COVID in China, which is going to impact. So probably those are the reasons also that could have made the central banks slightly thinking that okay, this is just an transitory inflation. You are right that the central banks probably thought that the economy will recover from the pandemic, so let us give support to the economic growth impulses. But it once again underlines the age-old economic principles that you cannot buy your long-term peace through liquidity injection on and on. There has to be a price that someday you have to pay through excessive liquidity, and that price is being paid right now by the global economy. तो आपको in hindsight लगता है कि भारत का जो एक रहा कहें कि रुख, जिसका कहीं कुछ क्वार्टर में क्रिटिसिज्म भी होता था कि empowering, enabling rather than entitlement, जो जिस तरह से अमेरिका में हर एक सिटीजन को पैसा दिया गया, यहाँ पर भी डिमांड उठती थी, लेकिन सरकार ने रिफॉर्म का रास्ता अपनाया. आपको लगता है कि इन हाइंडसाइट में भी दैट वाज द बेटर से आपने एक लिक्विडिटी का जो है इम्बैलेंस क्रिएट नहीं किया? सरकार ने, मैं मानता हूं कि जो सरकारी खजाने से जो एकदम खजाना खोल दिया गया था, जैसे बहुत देशों में सरकारों ने खजाना खोल दिया था, वो न खोलकर मैं समझता हूं कि एक दूरदृष्टिता का परिचय दिया है. कोई इसमें दो राय नहीं है. पर सेंट्रल बैंक ने, शायद हम ये कह सकते हैं इन रेट्रोस्पेक्ट, कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग में शायद अगर वो 1-2 तिमाही के पहले अगर इन्फ्लेशन टारगेटिंग करते, शायद ये हमारा भी जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट शायद बेहतर रहता. पर उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे सरकारी जो बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स थी, उसको भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आप न माने या माने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का उत्तरदायित्व है कि सरकार की बोरोइंग रिक्वायरमेंट को उसको कैसे मैनेज करे. तो दोनों तरफ देखते हुए मैं समझता हूं कि इसीलिए शायद भारतीय इकोनॉमी अभी भी दूसरे अर्थनीतियों से उतना संगीन अवस्था नहीं है. वी आर स्टिल मैनेजिंग बेटर देन अदर्स. Talking about the Indian economy and the Indian markets, now we've seen, obviously, as with the world over, there's been volatility all through the first 5 months. It's going to continue. We are seeing it in June as well. So what do you see as, how do you see the markets behaving in the short to medium term? And are we looking at a bear market for the rest of the financial year? We are at that stage of the markets or the economy where we are very clear that the smart money is going out of the market. Smart money is not
is actually wound up its operations, and they are not going to be playing with this kind of a market. So liquidity is already getting pulled out of the market. It is happening in the US, and it has begun happening in the Indian markets also. What you will see is whether this trend continues, and to what extent can the growth impulses in the economy can change the direction or the sentiment on the markets and the economy. I don't think that we can expect the global portfolio investors to come back to India in a hurry. It will take some time. So not volatility, but at least the stock markets will remain at this levels for some time to come, before the signs of a clear revival path for the Indian economy, with demand coming back into the economy in a big way, corporate earnings growing faster, these goals are achieved. समय हो चला है छोटे से विराम का। श्रोताओं हमारे साथ बने रहिए, विराम के बाद इस चर्चा को जारी रखेंगे। उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 870-001-4242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242। मार्केट मंत्र में आपका फिर स्वागत है। एक जो और अनाउंसमेंट की है यूएस फेड ने, वो है उनकी जो $9 ट्रिलियन की बैलेंस शीट है उसमें रिडक्शन करने की। इनफैक्ट 3 महीने तक वो $95 बिलियन पर मंथ के रेट से उसमें कटौती करेंगे। इस पूरे संदर्भ में आप अभी जो स्थिति है यूएस की, उसको 2008 से कैसे कंपेयर करेंगे टू डील विद दिस सिचुएशन? 2008 के साथ शायद तुलना करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि 2008 में एक एसेट बबल का प्रॉब्लम बहुत सामने आ गया था कि एक आर्टिफिशियल तरीके से जिस तरह से एसेट प्राइसेस का इन्फ्लेशन हुआ था, मैं समझता हूं कि इस बार वो एसेट बबल की जो एक स्थिति जो है उतनी संगीन नहीं है, उतनी डरावनी नहीं है। इस बार जो समस्या जो है कि आप इन्फ्लेशन जिस तरह से बढ़ रहा है और जिस तरह से अचानक इकोनॉमिक रिकवरी पोस्ट पैंडेमिक में हुई, उससे इतना पैसा मार्केट में आ गया और फेड रिजर्व ने उतनी जल्दी पैसे मार्केट से विड्रॉ नहीं किए, उससे एक जो इम्बैलेंस जो आया यूएस इकोनॉमी में, मैं समझता हूं उसी के कारण आप आज इन्फ्लेशन को अचानक रोकने के लिए जो फेड रिजर्व ने जो ये कड़ी कदमें जो ली हैं, उससे रिसेशन का डर, अगर नॉर्मल कोर्स में, अगर ग्रेडेड वे, फेज्ड वे में अगर फेड यही कदमें अगर सिग्नलिंग करके ओवर पीरियड ऑफ 6 months, 8 months, 10 months ये करता, मैं समझता हूं कि रिसेशन का डर उतना नहीं होता। समस्या तभी आती है कि अचानक ये जो इन्फ्लेशन को जूझने के लिए हम अगर इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दें, तो उससे इकोनॉमी में जो एक शॉक का पैदा होता है, उस शॉक के कारण रिसेशनरी कंडीशंस को आने की संभावना होती है। और वही हो रहा है। अगर रिसेशन आती है वहां पर, जैसा आपने डिस्कस किया कि मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन भारत की रिलेटिवली काफी मजबूत है, अगर रिसेशन के कारण ऑयल के प्राइसेस या कमोडिटी के प्राइसेस नीचे आते हैं, एक व्यू ये भी है, एक एनालिस्ट की मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी कि वो कह रहे हैं कि उससे भारत जैसे देशों को फायदा भी हो सकता है, एंड बिकॉज वी आर अ ग्रोथ इकोनॉमी, सो इन्वेस्टर्स हमारी तरफ आकर्षक भी हो सकते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? सीक्वेंस में ये देखना होगा कि जरूर अगर रिसेशन आता है तो तेलों के डिमांड कम होगी, तेलों की प्राइस कम होगी, उससे सबसे ज्यादा जो बेनिफिट वो डेवलपिंग इकोनॉमी भारत की तरह जरूर होगी। वो उससे जरूर इकोनॉमी को फायदा होगा और भारत को
क्योंकि हम 85% हमारा तेल आयात करते हैं, तो हमें जरूर फायदा होगा और तेलों के दाम घट जाने से जरूर फायदा होगा। पर ये सीक्वेंस में होगा, एकदम जल्दी नहीं होगा। इसीलिए मैं अनुभव जी का सवाल से मैं ये कह रहा था कि ये एक मीडियम टर्म जो एक वॉलेटिलिटी और स्टॉक मार्केट स्टेइंग एट दैट लेवल कैन नॉट बी रूल्ड आउट नाउ. You're talking about the volatility. So from a common investor's point of view, which are the sectors that are at the moment, that present a good buying opportunity for a common investor in this period of volatility? And I think companies with solid fundamentals, companies with solid investment plans in building real infrastructure in terms of whether it is roads or whether it is electricity, whether it is airports, construction. Now these are the solid infrastructure areas. Education, healthcare. If you are going in for companies that have built themselves on pure valuations, I think that is not the sector to be in. So certainly the big thing that we saw in the last few years of the startup revolution, I was about to say that, will take some sort of a hit in the coming next few months, where you will find that the startups which were driving the markets on higher valuations will see a kind of a letdown. But the companies with strong fundamentals, which have the strong manufacturing base, they will be less adversely impacted than the companies which are driven by higher valuations only. और आज हालांकि सभी सेक्टर्स गिरे हैं, लेकिन अभी आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है टेलीकॉम सेक्टर के क्या प्रोस्पेक्ट्स है? क्योंकि बिगेस्ट स्पेक्ट्रम ऑक्शन होने वाली है जुलाई 26 से 5G, एंड कहा जा रहा है कि दिस विल बी अ न्यू एरा फॉर द कंट्री एंड इकोनॉमी. आप कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को? मैं समझता हूं कि जो 5G का जो डिसीजन लिया गया है, उससे दो चीजें जरूर हम देख सकते हैं. पहली बात तो ये है कि जो 5G से जो इकोनॉमी की कॉम्पिटिटिवनेस में जो वृद्धि होती है, उसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए. क्योंकि जिस तरह से एंटरप्राइजेस को डायरेक्टली जो स्पेक्ट्रम दिया गया है, हालांकि इंडस्ट्री को ये मंजूर नहीं था, पर सरकार ने ये एक ठोस और एक ब्रेव डिसीजन लिया गया है, साहसी डिसीजन लिया गया है, जिससे कि ये एंटरप्राइजेस को डायरेक्टली 5G स्पेक्ट्रम देने का निर्णय लेने से एक नई इकोसिस्टम बनने की संभावना जरूर आ रही है. जैसे विदेशों में होता है कि एंटरप्राइजेस की अपनी ही एक स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट की क्षमता होती है, उससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉम्पिटिटिवनेस, एफिशिएंसी गेन बहुत ज्यादा होती है. ये एक तो बहुत बड़ा एक बेनिफिट होगा. दूसरा बेनिफिट जो होगा, संक्षिप्त में मैं कहूंगा कि 5G के रोल आउट से जो टेलीकॉम कंपनीज जो हैं, और जिस तरह से टर्म्स दिया गया है कि 20 साल तक आप इंस्टॉलमेंट में, एनुअल इंस्टॉलमेंट में पैसा पे कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, स्पेक्ट्रम यूजर चार्जेस जो पहले 3 से 4% दे जाना पड़ता था, उसको सरकार ने अबॉलिश कर दिया है. तो मैं समझता हूं टेलीकॉम सेक्टर के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, इंडियन इकोनॉमी के लिए ये अपॉर्चुनिटी है, एफिशिएंसी गेन्स, competitiveness gain. Mr. Bhattacharya, one more question. We are staying on with the Indian economy. The figures for May exports have come out, and we see that the exports grew by 20.6% over a year ago. But at the same time, the trade deficit has also widened a bit, quite a bit widened. So do you think that given the fact that though exports are increasing, yet there is a ban on wheat right now, there's a ban on sugar, there's a curb on sugar export, there's a curb on a lot of other commodities, how will it impact our exports in the coming months? And how much of a, do we need to worry about this increasing trade deficit? I am not really worried about the widening trade deficit, because the deficit that is growing is because of imports of either it is the oil prices going up, that import, or it is gems and jewelry, and some of the items which we need for our export production. So I am not worried about trade deficit. On the contrary, it will probably provide the necessary fillip to the kind of exports, and the growth that we have seen so far may actually get
furthered by this development. आइए अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की ओर। मुद्रास्फीति में तीव्र बढ़ोतरी और वैश्विक केंद्रीय बैंकों द्वारा अपनी मौद्रिक नीति कड़ी करने की प्रक्रिया तेज करने के प्रतिकूल प्रभावों पर चिंताओं के चलते अधिकांश वैश्विक शेयर बाजारों में गिरावट आई और डॉलर में मजबूती का रुख रहा। हांगकांग के हैंगसेंग में 2.2% की भारी गिरावट दर्ज हुई। चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.6% के नुकसान में रहा और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 0.3% की गिरावट पर बंद हुआ। हालांकि दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.2% की बढ़त में रहा और जापान के निक्केई सूचकांक में 0.4% की वृद्धि दर्ज हुई। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो अंतर्दिवसीय कारोबार में यहां गिरावट का रुख था। ताजा समाचार मिलने तक लंदन का फुटसी 2.5% के नुकसान पर था। फ्रांस के कैक में 1.8% की गिरावट थी और जर्मनी का डैक्स 2.6% की मंदी पर था। Moving on to the U.S. market, the three major U.S. stocks climbed yesterday, snapping a 5-session losing streak after a policy announcement by the Federal Reserve that raised interest rates to market expectations as the central bank seeks to fight rising inflation without sparking a recession. The Dow Jones Industrial Average Index rose 1%, the S&P 500 surged 1.5%, and the Nasdaq Composite Index gained 2.5%. आपकी ब्रीफ सी टिप्पणी चीन पर। चीन की जो सिचुएशन है वो बार बार ऑसिलेट कर रही है बिकॉज ऑफ मे बी द कोविड कर्व्स। अभी आप कैसे देखते हैं चीन का कंट्रीब्यूशन जो इंटरनेशनल अनसर्टेनिटी में है सप्लाई चेन? चीन की हम समझ सकते हैं कि चीन अभी भी कोविड के प्रकोप से पूरी तरह बाहर नहीं आया है। उसकी सप्लाई चेन डिस्ट्रक्शंस अभी भी चालू हैं और अगले 6 महीने में शायद हम देख सकते हैं कि चीन की अर्थव्यवस्था पुरानी स्थिति में आएगी, पर तब भी जब वो वापस आएगी वैश्विक बाजार एक चैलेंज के सम्मुखीन होगा। तो मुझे लगता है कि चीन की जो स्थिति जो है वो जैसी अनसर्टेन अब लग रही है वैसी अनसर्टेन लगेगी। Moving on, India and Japan today held finance dialogue in New Delhi to exchange views on the macroeconomic situation, financial system, financial digitalization and investment environment in both of the countries. Vice Minister of Finance for International Affairs of Japan, Masato Kanda, and Secretary of Department of Economic Affairs in the Ministry of Finance, Ajay Seth, led their sides in this first India-Japan finance dialogue. In view of the growing importance of India-Japan relations in recent years, the dialogue was upgraded to the level of Vice Minister and Secretary. And now let's take a look at the commodity prices. Oil prices today erased early gains and fell to a 2-week low. Crude prices slipped more than 1.5% on the back of inflation concerns highlighted by interest rate hikes in the United States, Britain and Switzerland. Though tight oil supply limited losses. Brent crude was trading at around $116.70 per barrel, while WTI crude prices were at $113.55 per barrel. Mr. Bhattacharya, again we keep seeing the seesaw in crude prices also, but do you think the prices have gone up to $120? Do you think at this juncture, I beg your pardon, do you think that the situation in China, the way it is, also one of the contributing factors? Because U.S. Fed raising the, hiking the interest rates is also, again, there's this thing of the growth being affected and China. My sense is that the earlier worries of oil prices going through the roof, those worries are probably now going to be over very soon. You will see the oil prices getting moderated and thanks to the recessionary conditions and the fears of recessionary conditions gripping the global markets. So the silver lining. The silver lining. और अब चलते हैं कीमती धातुओं की ओर। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त अनुबंध वाला सोना 30 रुपए की मामूली बढ़त से 50,470 रुपए प्रति 10 ग्राम पर दर्ज हुआ, लेकिन जुलाई अनुबंध वाली चांदी 180 रुपए की गिरावट से 60,520 रुपए प्रति किलो पर थी। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना बढ़त के साथ $1,825.60 प्रति आउंस पर था। हालांकि चांदी गिरावट दर्ज करते हुए $21.50 प्रति आउंस पर थी। समय समाप्त हो रहा है, सो मैं चर्चा को भी यहीं विराम देना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मिस्टर भट्टाचार्य। नमस्कार। And before we close, a reminder of the headlines. Domestic stock indices witness a plunge of 2%. Sensex closes below the 51,500 mark. Nifty finishes below the 15,350 level. Rupee closes at 78 rupees and 8 paisa against the US dollar. And Brent crude slips 1.5% amid interest rate hikes by US and UK central banks. And that's it in this edition of Market Mantra. We'll be back tomorrow at 3 p.m. with Money Matters. Till then, namaskar.
Market Mantra.